10 अक्टूबर 2025 को दिन भर की मजदूरी करने के बाद एक व्यक्ति शाम को अपने घर लौटता है। उसकी पत्नी, जिसने करवा चौथ का व्रत रख रखा था, तो उसे देखने के बाद वह कहने लगता है कि ठीक है, मैं अभी मार्केट जाता हूं और मार्केट से तुम्हारे व्रत का सामान लेकर आता हूं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वह मार्केट चला जाता है और मार्केट से अपनी पत्नी के लिए जो भी जरूरी सामान व्रत का होता है वो सारा सामान खरीदता है और बड़ी उम्मीदों के साथ वापस से अपने घर लौटता है। लेकिन जैसे वो घर लौटता है तो घर लौटने के बाद कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जब यहाँ पर ये इस बात की जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वह अपने जेठ के साथ भाग गई है और उसी के साथ उसने शादी कर ली है। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से उसकी पत्नी ने अपने जेठ के साथ शादी कर ली थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है। लड़के का नाम होता है राजवीर, जिसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ है और वह खुद है। राजवीर जो कि शादी के योग्य होता है तो उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढने लगती है और ढूंढने से उसे एक रचना नाम की लड़की मिलती है जो कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की रहने वाली थी। और यहाँ पर राजवीर की जो माँ होती है उसे इस लड़की का रिश्ता अपने बेटे के लिए पूरी तरह से परफेक्ट लगता है। यहाँ पर जो राजवीर की माँ होती है वह उस लड़की से धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ राजवीर की शादी करा देती है 2021 में। 2021 में इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो रचना होती है वह दुल्हन बनकर राजवीर के घर में रहने लगती है। लेकिन जैसे ही रचना यहाँ पर रहने लगती है तो उसके बाद राजवीर को महसूस होने लगता है कि अब उसकी शादी भी हो गई है और घर परिवार की जिम्मेवारियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। तो अब परिवार का इकलौता मर्द होने के नाते उसे ही अच्छा खासा कमाना होगा ताकि उसकी पत्नी और उसकी माँ का खर्च आराम से चल सके और परिवार को पैसों की तंगी का सामना न करना पड़ सके। इसी बात को सोचते हुए राजवीर पहले तो यहीं पर काम करने की सोचता है और जब धीरे धीरे कुछ दिन यहाँ पर काम करते हुए उसे हो जाते हैं और कोई अच्छा सा काम उसे नहीं मिलता है तो उसके बाद वह सोचने लगता है कि क्यों ना गुजरात जाऊं, क्योंकि यहाँ पर इस गांव के कई लोग वहां पर जाकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। और इसी वजह से यहाँ पर जो राजवीर होता है वह भी ऐसा ही सोचने लगता है। एक रात को जब पति पत्नी अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो उसी दौरान जो राजवीर होता है वह अपनी पत्नी से कहने लगता है। अब जैसी रचना इस बात को सुनती है तो वह इस बात में जरा भी आपत्ति नहीं जताती है। कहती है कि अगर तुम्हें वहां पर जाकर कमाना है तो बेशक से कमाओ, ये कोई बुरी बात नहीं है। अभी तक राजवीर और रचना के बीच में बड़ा ही गहरा प्यार था और दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटा करते थे। अब इसके बाद यहाँ पर जब राजवीर ये सुनता है कि उसकी पत्नी भी इसमें एग्री है तो उसके बाद वह यहाँ से अपना छोटा मोटा सामान लेकर गुजरात के लिए निकल जाता है और वहां पर रहकर पैसा कमाने लगता है। घर के अंदर उसकी बूढ़ी माँ और साथ में उसकी पत्नी, जिसका नाम रचना होता है, वो दोनों ही रहा करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और समय के साथ साथ जो राजवीर होता है वह वहां से अच्छे खासे पैसे भी कमाता है और बार बार अपनी पत्नी से फोन पर बात करता रहा करता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से शाम के समय यहाँ पर जो राजवीर की पत्नी रचना होती है उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और इस बारे में वह अपनी सास को भी बताती है। लेकिन यहाँ पर घर के अंदर और कोई ऐसा मर्द नहीं था जो उनको ले जाकर हॉस्पिटल दिखा सके। जो यहाँ पर रचना की सास है वो काफी ज्यादा बुजुर्ग है, तो इसी वजह से वह अपने पति राजवीर के पास फोन करती है और उसे इन सभी चीजों के बारे में बताती है। कहती है कि मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं, तुम भी इतनी दूर जाकर बैठे हो, अब कौन मेरी देखभाल करेगा। तो यहाँ पर जो राजवीर होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ और थोड़ी देर में तुम्हें डॉक्टर साहब के पास ले जाया जाएगा। ऐसा कहकर राजवीर फोन काट देता है और फोन काटने के बाद अपने चाचा के लड़के के पास फोन करता है जिसका नाम चंदन होता है। चंदन जो कि राजवीर से बड़ा था लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी और वह कवाराई घर के अंदर बैठा हुआ था। अब जैसे ही राजवीर उससे कहता है कि भाई इस तरह से मेरी पत्नी को दिक्कत हो गई है और उसे हॉस्पिटल दिखाना होगा, डॉक्टर साहब को दिखाना होगा, तो अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर जो चंदन होता है वो कहता है कि इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, मेरे पास बाइक है और किसी लड़के को भेजकर तू अपनी पत्नी को उस बाइक पर बिठाकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा दे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तभी यहाँ पर जो राजवीर होता है वो कहता है कि किसी और को क्या, आप ही घर के व्यक्ति हो तो आप ही मेरी पत्नी को ले जाओ। अब तभी यहाँ पर जो चंदन होता है वो थोड़ा सा हिचकने लगता है, कहता है कि नहीं यार, मैं उसका जेठ लगता हूँ और ऐसा ठीक नहीं रहेगा जब वो मेरे साथ बैठेगी। तो यहाँ पर जो राजवीर होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना, अब जब बीमार है तो बीमारी में कौन सी शर्म और कौन सी हेजिटेशन, तुम ऐसा करो उसे बैठा ले जाओ और मेरे लिए ये काम कर दो। अब यहाँ पर चंदन पहले तो कहने लगता है कि ऐसा करना, अपनी माँ को भेज देना क्योंकि वही बीच में बैठ जाएगी और इसके बाद मैं आराम से दिखा लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर राजवीर की जो माँ होती है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है और उसके इधर उधर आना जाना बाइक पर तो बिल्कुल भी बस की नहीं था। तो इसी वजह से राजवीर कहता है कि नहीं भैया, आप ही चले जाओ और आप ही ले जाकर दिखा कर ले आना।
अब यहाँ पर चंदन मजबूरन इस बात के लिए हामी भर लेता है और हामी भरने के बाद वह अपनी बाइक को लेकर सीधा राजवीर के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर राजवीर की मां को कहता है कि राजवीर ने मुझे भेजा है और अपनी बहू को भेज दो, मैं उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह राजवीर की पत्नी रचना को अपने साथ बाइक पर बिठाता है और वहां से लेकर सीधा पासी के क्लिनिक पर चला जाता है। क्लिनिक यहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर था और रास्ते के सफर में रचना और चंदन बार बार एक दूसरे से टच हो रहे थे। इसके बाद ये लोग सीधा वहां से वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जैसे ही चंदन उस क्लिनिक पर पहुंचता है जिस क्लिनिक पर वो ले जाने वाला था, तो वह क्लिनिक उसे बंद मिलता है। इसके बाद जो चंदन होता है वह बाइक रोकता है और रचना को उतारता है। उतारने के बाद वह उस नंबर पर फोन करता है जो उस डॉक्टर साहब का था और फोन करके उसे अर्जेंट में यहां पर बुला लेता है। डॉक्टर साहब भी जब ये सुनते हैं कि अर्जेंट है तो उसके बाद वह भी वहां पर आ जाते हैं और जो चंदन होता है रचना का इलाज उस डॉक्टर साहब पे करवा देता है। डॉक्टर साहब जैसे उसको दवाई देता है तो दवाई देने के बाद यहां पर जो रचना होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसके बाद हंस खिलखिला उठती है। तो यहां पर जो चंदन होता है जब वह ठीक हो जाती है डॉक्टर साहब की फीस देकर वहां से उसे अपने साथ बिठाता है और वापस से घर लाने लगता है। रास्ते में फिर से वो दोनों एक दूसरे से टच होते हैं और इसके बाद वो लोग वापस से घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने तक रास्ते में कई बार रचना ने उससे बात की थी चंदन से और इन बातों का जवाब भी चंदन ने दिया था। तो यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में वार्तालाप बढ़ने लगे थे और इसी वजह से ये सिलसिला धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है। यहाँ पर जो चंदन होता है वह बार बार उससे हंसी मजाक कर दिया करता निकलता हुआ और यहाँ पर जो रचना होती है वह भी उन हंसी मजाकों को इसी तरह से लिया करती कि मानो उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा हो। अब चंदन की हिम्मत इस बात से बढ़ जाती है और इनकी बातें और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगती हैं। एक दिन की बात होती है तो चंदन कहने लगता है कि चलो ना किसी दिन बाइक पर चलते हैं और फिर से उसी तरह से सफर तय करेंगे। तो यहाँ पर जो रचना होती है वो कहती है कि क्यों नहीं, किसी दिन कोई परेशानी हुई तो जरूर से मैं आपके साथ बाइक पर बैठूंगी और इसी तरह का सफर तय करेंगे। अब यहाँ पर इन बातों से चंदन की और भी ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है और इसके बाद एक दिन जो चंदन होता है वह हंसी मजाक में उससे अकेले में मिलने के लिए बोलने लगता है और कहता है कि छोटा तो बाहर रहा करता है तो क्यों ना मैं और तुम एक दिन अकेले में मिले। तो यहाँ पर जो रचना होती है वह इस बात के लिए उससे मना नहीं कर पाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, बेशक से अकेले में मिल लेना, तुम मुझे डरा रहे हो इस बात को कहकर। यहाँ पर चंदन की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी क्योंकि अब तक वह मन ही मन बहुत कुछ गलत बातें उसके बारे में सोचने लगा था। इसके बाद यहाँ पर रचना और चंदन दोनों एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होने लगता है जो समाज के हिसाब से और परिवार के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह उसके छोटे भाई की पत्नी थी और छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो बेटी के समान हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर जो जेठ होता है उसने रिश्तों को पूरी तरह से तार तार कर दिया था। धीरे धीरे इन बातों को समय बीतता है और समय के साथ साथ ये बातें राजवीर की मां को पता चल जाती हैं और वह इन बातों को देखते हुए अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा अब तू वहां पर मत रहे और यहां पर आजा, यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर। क्योंकि उसे लग रहा था कि बेटा यहां पर नहीं है तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा है और इसी वजह से वह अपने बेटे से ऐसी बातें कह रही थी। माँ की बातों को सुनने के बाद जो बेटा होता है वो पूछने लगता है कि माँ क्या हुआ। तो यहाँ पर जो माँ होती है सबसे पहले उसे अपनी कसम चढ़ाती है और कहती है कि देखो इस बात के बारे में बिल्कुल भी तेरी पत्नी को पता ना चल जाए और ना ही तो इस बात को सुनकर गर्म होगा। तो राजवीर अपनी माँ की कसम खाता है और कहता है कि कोई बात नहीं माँ, आप बताओ क्या बात है और मैं बिल्कुल भी गर्म नहीं हूंगा, मैं आपकी कसम खाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है बेटा मुझे तो लगता है तेरा जो चाचा का लड़का चंदन है उसके और तेरी पत्नी के बीच में कुछ गलत चल रहा है और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कह रही हूँ। अब यहाँ पर जो राजवीर होता है उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो राजवीर होता है वह अपने चाचा के लड़के पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। क्योंकि जब उसने पहली बार उसे बाइक पर ले जाने के लिए कहा था तो उसने साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन इसने रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद वह माना था। तो वह कहता है कि माँ तुम भी वैसा ही सोच रही हो, लेकिन माँ कहती है बेटा मेरा जी घबरा रहा है, कुछ ना कुछ अनर्थ हो सकता है और तू यहाँ पर आ जा। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह वहां से यहां पर आ जाता है और कहता है कि ठीक है माँ, मैं यहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। ऐसा कहकर जो बेटा होता है यहीं पर रहकर कमाने लगता है। लेकिन एक दिन जब शाम के समय उसकी पत्नी वॉशरूम में गई हुई थी नहाने के लिए, तो उसी दौरान उसके दिमाग में वो बात घूमने लगती है जो उसकी माँ कह रही थी और इसी वजह से यहाँ पर जो राजवीर होता है वह अपनी पत्नी रचना का मोबाइल चेक करने लगता है। अब जैसे वो मोबाइल चेक करता है तो उसे उसके अंदर उसके चाचा के लड़के चंदन का नंबर मिलता है, जिससे घंटों घंटों तक बातें की जा रही थी। और इन सभी चीजों को देखने के बाद राजवीर को पूरा विश्वास हो जाता है कि जो मां कह रही थी वो बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद यहाँ पर जो राजवीर होता है वह इस बारे में ना तो अपनी पत्नी से कुछ कहता है और ना ही अपनी मां को इस बात के बारे में बताता है कि मुझे इन सभी बातों के बारे में पता चल गया है। वो सोचता है कि शायद अकेले रहकर ऐसा कर गई होगी और ये उसकी गलती हो गई होगी। अब मैं इसके पास रहता हूं और अच्छी तरह से प्यार से इसे रखूंगा
तो हो सकता है ये पूरी तरह से ठीक हो जाए और कैसी भी कोई परेशानी ना हो। यानी कि यहाँ पर जो राजवीर है वो कैसे भी करके अपने घर को बसाना चाह रहा है और किसी भी तरह से कैसी भी कोई बदनामी नहीं चाह रहा, लेकिन उसकी पत्नी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो राजवीर होता है वो बहुत ज्यादा प्यार अपनी पत्नी से करने लगता है और बिल्कुल भी उसे ये महसूस नहीं होने देता है कि उसे पता है कि उसकी पत्नी घंटों तक किससे बात किया करती है। पत्नी फिलहाल भी छुपते छुपाते ऐसा ही सब कुछ कर रही थी और एक एक घंटे वह बाहर बैठकर इस तरह से बात किया करती थी। और जब भी राजवीर कभी पूछा करता कि किसका फोन आ रहा है तो वो कहती है कि मेरी एक सहेली का फोन आ रहा है, उसी से बात कर रही थी। हालांकि राजवीर को सब कुछ पता था, लेकिन वह इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर अब करवा चौथ आ जाता है 2025 का। और 2025 का जैसे ही करवा चौथ आता है तो उस दिन यहाँ पर जो राजवीर होता है पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद शाम के समय वापस अपने घर लौटता है और घर आने के बाद जब देखता है कि उसकी पत्नी का उपवास है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी के लिए सामान खरीदने के लिए जाने लगता है। कहता है कि सुनती हो, मैं तुम्हारे लिए सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ और अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में, इतने तुम व्रत खोलने की तैयारी करो। ऐसा कहकर जो राजवीर होता है वह अपने घर से निकल जाता है और पास ही की मार्केट में जाकर अच्छे से साड़ी खरीदता है, बड़ा ही खुश होकर अपनी पत्नी के लिए, और साथ में वो चीजें खरीदता है जिनसे व्रत को खोला जाता है। और सभी चीजों को खरीदने के बाद बड़ा ही खुश होकर वहां से वापस लौट रहा था। वापस लौटते हुए उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही थी, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी पत्नी अब उससे फोन पर बात नहीं किया करती है और यहाँ पर यही सोचकर वह बड़ा ही खुश होता है। लेकिन जैसे वो अपने घर आता है तो घर आने के बाद जब इधर उधर देखने लगता है घर के अंदर तो उसे अपनी पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। राजवीर इधर उधर काफी छानबीन करता है, लेकिन कहीं पर भी उसे अपनी पत्नी का आता पता नहीं होता। और इसी बात को देखते हुए वह अपने चाचा के घर में चला जाता है, क्योंकि वहां पर हो सकता है उसकी माँ हो। इसी वजह से वह चाचा के घर में गया था। लेकिन वहां पर जाने के बाद वह जैसे ही देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी वहीं पर बैठी हुई है और सभी लोग काफी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब क्या होगा, ये तो चारों तरफ हमारी बदनामी हो गई। राजवीर जाकर उनसे पूछता है कि क्या बदनामी हो गई, तो यहाँ पर जो राजवीर की माँ होती है वो कहती है कि बेटा जिसका डर था वही हो गया, मैंने तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुम्हारी जो पत्नी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकी है और साथ में तुम्हारे चाचा के लड़के चंदन ने भी बहुत गलत कर दिया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। राजवीर को मामले को समझने में देर नहीं लगती है और इस बात को देखते ही यहाँ पर राजवीर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है। इसके बाद यहाँ पर जो राजवीर के चाचा चाची होते हैं और उसकी माँ होती है वो लोग उसे संभालने लगते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन इस बावेश में आकर कुछ गलत कदम मत उठा देना, क्योंकि चाचा चाची का जो लड़का है वह भी उसी चीज में शामिल था जिस चीज के लिए अगर वो गर्म हो जाए तो बहुत कुछ गलत हो सकता था। यहाँ पर जो राजवीर होता है वह वहां से चुपचाप बाहर निकल आता है और इस बात को देखते हुए राजवीर की माँ भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वहां से निकलकर वह अपने घर के अंदर घुस गया था और बैठा बैठा उन सभी सामानों को देखता है जिनको अभी अभी अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था और इनको देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। इतनी देर में जो राजवीर की माँ होती है वह भी वहीं पर आ जाती है और जब अपने इतने जवान बेटे को इस तरह से रोता हुआ देखती है तो एकदम से उसे अपने कलेजे से लगाती है और कहती है कि बेटा इस तरह से मत रो, क्योंकि तुझे रोता हुआ मैं नहीं देख सकती। इसके बाद यहाँ पर राजवीर जब अपनी माँ को गले लगता है तो उसके बाद थोड़ी देर तक रोने के बाद वह चुप हो जाता है और कहता है कि माँ मैंने किस चीज की कसर छोड़ी थी, घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी मैं कमाया करता हूँ और ना ही कोई शराब पिया करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी को ऐसा क्या हो गया जो वो मेरे साथ ऐसा कर गई। अब यहाँ पर जो राजवीर की माँ होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें नहीं पता इस बारे में, आजकल का माहौल ही काफी ज्यादा खराब हो गया है और तू अपने आप को क्यों दोष दे रहा है, तेरी पत्नी ने गलत किया है तो परेशान तो उसे होना चाहिए, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद राजवीर को भी एक अजीब सा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वह कहता है कि हाँ माँ मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान तो उसे होना चाहिए और इसमें हमारी कौन सी बदनामी है, वो तो किसी और घर से आई थी और वहां से आने के बाद उसने ऐसा कर दिया तो इसमें हमारा क्या दोष है। इस बात को सुनकर माँ भी उसको सहारा लगाती है, कहती है कि हाँ बेटा। और तभी जो राजवीर होता है वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं अभी कभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ, कहीं बाद में हमारे ऊपर इस चीज की कोई बात आए। उसी दिन यहाँ पर जो राजीव होता है वह सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर पूरी की पूरी बात पुलिस वालों को बता देता है। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो फौरन से इस केस पर काम करते हैं और काम करने के बाद एक दिन के अंदर ही वह उन लोगों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब उन्हें मिलते हैं तो उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर रखी थी और यहाँ पर पुलिस वाले जब उन्हें पकड़ कर लेकर आते हैं तो यहाँ पर रचना को समझाने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत कर, तेरा पति अच्छा खासा कमाया करता है और तुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है, तो तू उसको छोड़कर इसके साथ क्यों रह रही है। तो यहाँ पर जो रचना होती है वो कहने लगती है कि मेरा पति शराब पिया करता है और शराब पीकर मेरे साथ मारपीट किया करता है, तो मैं उसके साथ
साथ नहीं रहना चाहती और मुझे तो यही खुश रखा करता है, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये बातें जब पुलिस वाले राजवीर को बताते हैं तो राजवीर कहने लगता है कि साहब, मैं अपनी पत्नी से 2 बात करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे उसकी बात करवा सकते हो? तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, बेशक से हम तुम्हारी इससे बात करवा सकते हैं। इसके बाद राजवीर को उसकी पत्नी के सामने लाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम बात कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो राजवीर होता है वो कहने लगता है अपनी आंखों में आंसू लेकर कि रचना, मैंने तुम्हारे लिए किस चीज की कसर छोड़ी है? किसी भी चीज के लिए मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया और मुझसे ज्यादा प्यार भला तुम्हें कोई और कैसे कर सकता है? यहाँ पर जो राजवीर के चाचा का लड़का था जिसका नाम चंदन होता है, उसका तो सर नीचे की तरफ ही था, लेकिन जब रचना ये देखती है कि उसका पति आंखों में आंसू लेकर उससे ऐसी सी बातें पुलिस के सामने कह रहा है तो उसके बाद वो एकदम से चिल्लाकर कहने लगती है कि बस एक ही बात है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और मुझे तो ये अच्छा लगा करता है और इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। इस बात को सुनकर यहां पर जो राजवीर होता है वह वहां से बाहर निकलता है और जो पुलिस वाले होते हैं जब उनके पूरा मामला समझ में आ जाता है कि क्या बात थी और क्या हुआ था और किस किस तरह से हुआ था, तो उसके बाद वह राजवीर को सहानुभूति दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई ये बताओ कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। राजवीर जो होता है वो थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता है और सोचने के बाद पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब ऐसा है, काफी सारे ऐसे कांड हो चुके हैं जिनमें अवैध प्रेम प्रसंगों के चलते परिवार वालों को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ भी ऐसा झेलना पड़े, तो इसी वजह से आप ऐसा करो, इनको एक साथ रहने दो और मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। ये भले मेरी पत्नी सही, लेकिन आज के बाद ना तो इससे मेरा कोई ताल्लुकात है ना ही ये मुझसे कोई ताल्लुकात रखे। ऐसा कहकर राजवीर अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस अपने घर आ जाता है और इसके बाद रचना और चंदन दोनों के दोनों एक साथ रह रहे हैं। गांव में चारों तरफ इस बात की बदनामी हो गई है और परिवार पूरी तरह से बदनाम हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुने जाते हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।